नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल। स्वागत है आपका विनम्र गाइडेंस में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन की। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने बात करी थी क्लीवेज और गैस्ट्रोलेशन की। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर उन वीडियोस को जाकर के देखिए। फिलहाल आज बात करते हैं सी अर्चिन के डेवलपमेंट की। दोस्तों, सी अर्चिन की डेवलपमेंटल बायोलॉजी से CSIR नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक भी पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सी अर्चिन के एम्ब्रियो के क्लीवेज की। इसमें होता है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि सी अर्चिन में रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। इसके पहले 2 क्लीवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन दोनों ही क्लीवेजेस एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक पूरा एम्ब्रियो डाइसेक्ट करते हैं। और जो थर्ड क्लीवेज होता है वो क्लीवेज फर्स्ट और क्लीवेज सेकंड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एक थर्ड डायमेंशन में क्लीवेज होता है जो एनिमल हाफ और वेजिटल हाफ दोनों सेल्स को अलग अलग करता है। तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ आपके पास रह गया एनिमल पोल और नीचे था वेजिटल पोल। वेजिटल पोल किसी भी एम्ब्रियो का वो पोल होता है जहां पर यॉक की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, और एनिमल पोल वो होता है जहां पर यॉक की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है। तो जब थर्ड क्लीवेज हुआ तो एनिमल पोल एक अलग सेल में कन्वर्ट हो गया, काफी सारे सेल्स बन गए, और वेजिटल पोल अलग 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 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया। इसके बाद आता है फोर्थ क्लीवेज। ये फोर्थ क्लीवेज सारे क्लीवेजेस से बिल्कुल ही अलग है, इनका पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये क्या पैटर्न है, आइए देखते हैं। दोस्तों, एनिमल हाफ और वेजिटल हाफ में डिवाइड होने के बाद जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं इनमें फोर्थ क्लीवेज होता है, और इस फोर्थ क्लीवेज में जो एनिमल हाफ में सेल्स हैं वो फर्दर इक्वली 8 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। सिमिलरली जो वेजिटल हाफ है उसका भी क्लीवेज होता है, लेकिन वेजिटल पोल का क्लीवेज वेजिटल हाफ सेल्स का क्लीवेज इक्वल नहीं होता है। यहां पर कुछ सेल्स का वॉल्यूम कम होता है और इनको हम बोलते हैं माइक्रोमियर्स, और कुछ सेल्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब अनइक्वल डिवीजन होता है, और इनको हम बोलते हैं मैक्रोमियर्स। यहाँ फिगर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं 3 तरह के सेल्स दिखाए हैं। जो एनिमल पोल पर सेल्स डिवाइड हुए हैं वो है मीजोमियर्स। जो वेजिटल पोल पर सेल्स डिवाइड हुए हैं उसमें से कुछ सेल्स हैं मैक्रोमियर्स और कुछ सेल्स हैं माइक्रोमियर्स। ये माइक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स और मीजोमियर्स फर्दर डिवाइड होते हैं और ब्लास्टुला फॉर्म करते हैं। तो एनिमल पोल की तरफ जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल टीयर या फिर एंड टीयर सेल्स, और वेजिटल पोल की तरफ जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटल टीयर या फिर वेज टीयर सेल्स। इसमें फर्दर डिविजन्स हैं, इनमें हम बोलते हैं N1 N2 सेल्स और वेज 1 वेज 2 सेल्स। इसमें 6th डिवीजन इक्वेटोरियल है और 7th डिवीजन मेरिडोनियल है। फाइनली आपको मिलता है 128 सेल्स का एक ब्लास्टुला। दोस्तों, 128 सेल स्टेज क्रॉस करने के बाद सी अर्चिन में ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। इस ब्लास्टुला के बनने के बाद सेल्स खुद को थोड़ा सा रीअरेंज करती हैं और ब्लास्टुला के अंदर बनती है एक ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, सील मतलब कैविटी, तो ऑब्वियसली ब्लास्टुला के अंदर बीच में एक कैविटी बनती है। ब्लास्टोसील बनने का मतलब इस कैविटी में एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड होगा और इस फ्लूइड के साथ बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं। अंदर की तरफ ये प्रोटीनेशियस फ्लूइड है जिसके साथ सेल्स अटैच्ड हैं, और बाहर की तरफ एक हाइलिन लेयर है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ऑफ द सेल्स। 9th और 10th क्लीवेज तक ये सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं, लेकिन इसके बाद ये सेल्स एंटर कर जाती हैं मिड ब्लास्टुला स्टेज में। ये मिड ब्लास्टुला स्टेज क्या है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था अपने क्लीवेज वाले वीडियो में। इस टाइम पर सेल्स का सिंक्रोनस सेल डिवीजन लॉस्ट हो जाता है। जितनी भी सेल्स पहले एक ही टाइम पर डिवाइड कर रही थी, लेकिन अब हर सेल अपना सेल डिवीजन खुद परफॉर्म कर रही है, न्यूक्लियर मशीनरी उसको रेगुलेट कर रही है, तो इसलिए
सभी सेल्स का सिंक्रोनस डिवीजन खत्म हो जाता है। एवरी सेल डिवाइड्स एट इट्स ओन पेस। दूसरा, इस टाइम पर इसके अंदर नए एमआरएनएस बनने शुरू हो जाते हैं जो नए नए प्रोटीन्स को कोड करते हैं, और ऑब्वियसली इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इसीलिए इस स्टेप के बाद मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन में आने के बाद सेल डिवीजन प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू द क्लीवेज स्टेज, जहां पर सेल डिवीजन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। बहुत सारे सेल्स सिलिया भी डेवलप करते हैं अपनी आउटर सरफेस की तरफ। अब इस स्टेज के बाद ब्लास्टुला में वेजिटल पोल की तरफ एक स्पेसिफिक थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ सेल्स थिक होने शुरू हो जाते हैं, एक प्लेट बन जाती है, और ये ब्लास्टुला कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करता है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप है वो डिग्रेड हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन एनवेलप डिग्रेड हो गई तो उसके बाद ये ब्लास्टुला फ्रीली स्विम कर सकता है। दोस्तों, सी अर्चिन के सेल्स के फेट को जानने के लिए इस एक स्पेसिफिक डाई, फ्लोरोसेंट डाई हम यूज करते हैं। इसका नाम है डाई। इस डाई का नाम भी डाई ही है। इसकी स्पेलिंग है DII, प्रोनाउंस्ड एज डाई इटसेल्फ। इस डाई की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि ब्लास्टुला की जो सेल्स हैं उनका फाइनली फेट क्या है। 60 सेल स्टेज पर पहुंचने के बाद बहुत सारी एम्ब्रियोनिक सेल्स का फेट स्पेसिफाई हो जाता है। हालांकि ये इरिवर्सिबल नहीं होता। अभी तक सेल्स इरिवर्सिबल कमिटमेंट में नहीं जाती हैं, बट स्टिल सेल्स का फेट डिसाइड हो जाता है। एक फिगर आपके स्क्रीन पर है जो बताती है कि एनिमल पोल के जो दो सेल्स थे, दो सेल के टीयर्स थे N1 और N2, ये बनाने के लिए तैयार हैं एक्टोडर्म। ऐसे ही वेज 1 वेजिटल पोल की सेल हैं, ये भी एक्टोडर्म की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन वेज 2 सेल्स एंडोडर्म और मेसेंकाइम बना रही हैं। रेड कलर सेल्स दिखाई गई हैं लार्ज माइक्रोमियर्स, जो स्केलेटल मसल्स को बनाएंगी, स्केलेटल सेल्स को बनाएंगी, और उसके नीचे दिखाई गई हैं स्मॉल माइक्रोमियर्स जो बनाएंगी सीलोम को। अगर हम सी अर्चिन के 60 सेल स्टेज एम्ब्रियो की बात करें तो हर सेल का अपना अपना एक फेट है जो स्पेसिफाई हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, अभी इरिवर्सिबल कमिटमेंट नहीं है, बट स्टिल एक स्पेसिफिकेशन इनमें आ गया है। वो स्पेसिफिकेशन क्या है, आइए समझते हैं। सबसे ऊपर जो सेल्स बताई गई हैं वो है N1 सेल्स। द एनिमल हाफ ऑफ एम्ब्रियो गिव राइज टू एक्टोडर्म। जो एनिमल हाफ की सेल्स हैं वो एक्टोडर्म बनाएंगी, और एक्टोडर्म बनाने के बाद ये सेल्स बनाएंगी स्किन। ऑब्वियसली एक्टोडर्म आउटर कवरिंग है तो स्किन बनाएगा, और साथ साथ न्यूरल सेल्स। जो वेज 1 लेयर की सेल्स हैं वो बनाएंगी या तो एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म। जो वेज 2 लेयर की सेल्स हैं वो बनाएंगी एंडोडर्म, सीलोम द बॉडी कैविटी, और सेकेंडरी मेसेंकाइम जिसमें आती हैं पिगमेंटेड सेल्स, इम्यूनोसाइट्स एंड मसल सेल्स। माइक्रोमियर्स की फर्स्ट ईयर की सेल्स हैं वो बनाएंगी स्केलेटल मसल्स, और माइक्रोमियर्स के सेकेंड ईयर की सेल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी सीलोम में। दोस्तों, सी अर्चिन के ब्लास्टोमियर्स का फेट डिसाइड होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन से। ज्यादातर सेल्स, लेकिन सारी नहीं, ज्यादातर सेल्स का फेट डिसाइड होता है वाया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। लेकिन कुछ सेल्स हैं जो कि प्राइमरी मेसेंकाइम सेल्स हैं, विच आर फॉर्मिंग स्केलेटोजेनिक सेल्स, इनका फेट डिसाइड होता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन से। ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक एम्ब्रियो दिखाया है जिसमें अलग अलग सेल्स हैं, और हर एक सेल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को बना रही है। अगर नीचे आप 4 सेल्स देख सकते हैं तो ऊपर की 2 सेल्स बना रही हैं एक्टोडर्म, और नीचे की 2 सेल्स जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेल्स हैं वो बना रही हैं नोटोकॉर्ड और एंडोडर्म, और जो राइट हैंड साइड पे सेल्स हैं वो बना रही हैं मसल, मेसेंकाइम एंड एंडोडर्म। इनमें से कोई भी सेल अगर हम एम्ब्रियो से निकाल लें तो एम्ब्रियो के पास जो सेल्स बचेंगी वो इस सेल की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगी।
मतलब अगर हमने एक सेल रिमूव करी जो मेनली नोटोकॉर्ड बना रही थी, तो फिर एम्ब्रियो के पास नोटोकॉर्ड वाली बनाने वाली सेल की कमी हो जाएगी और एम्ब्रियो के पास नोटोकॉर्ड नहीं बनेगी। और ये जो सेल है जो नोटोकॉर्ड बना रही थी, इसको अगर हमने इंडिविजुअली डेवलप करवाया, ग्रो करवाया, तो फिर ये सेल नोटोकॉर्ड बना सकती है। मतलब इस सेल के पास इंट्रिंसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं और इसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको नोटोकॉर्ड ही बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा एक स्पेसिफिकेशन आता है जो होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में जो सेल्स किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स को बना रही हैं, ये डिपेंड करता है उसके नेबरिंग सेल्स पे। मतलब सेल्स का अपना एक वजूद है। सेल्स अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स बना सकती हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक से ज्यादा टाइप की सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। लेकिन जो उसकी नेबरिंग सेल्स हैं, आसपास मोहल्ले पड़ोस वाली जो सेल्स हैं, वो उसको रोक देती हैं कि आप वही सेल्स बनाएंगे जो हम बनाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ और सेल नहीं बनाएंगे। इसको बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक एम्ब्रियो है जिसमें कुछ रेड कलर सेल्स दिखाई हैं। जब ये ओरिजिनली अपनी पोजीशन पे थी, तो ये इस एनिमल का बैक साइड बना रही है। लेकिन जब हमने इन रेड कलर सेल्स को अपनी पोजीशन से हटा के दूसरी पोजीशन पे लगा दिया, तब ये सेल्स इस पर्टिकुलर एनिमल का एब्डोमेन साइड बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि एब्डोमेन साइड पर जो सेल्स थी वो अब कन्वर्ट हो गई, अब वो बैक साइड पर जो सेल्स थी वैसी सेल्स एब्डोमेन साइड पर आ गई। ऐसा वाला सीन नहीं है। एब्डोमेन पर जैसी सेल्स होंगी वैसी ही सेल्स में ये डेवलप हुआ। एक और बात है इसमें कि अगर हमने इनमें से कुछ सेल्स को रिमूव कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता, आस पड़ोस वाली सेल्स इस सेल की कमी को भी कवर अप कर लेंगी और एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बना देंगी। तो ये है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। दोस्तों एक तीसरा स्पेसिफिकेशन भी होता है जिसको हम बोलते हैं सिनकाइशल स्पेसिफिकेशन। ड्रोसोफिला के केस में ये स्पेसिफिकली देखा जाता है इंसेक्ट्स में। इस केस में अलग अलग सेल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती है, बल्कि सेल के अंदर ही एमआरएनए के बीच में इंटरेक्शन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रोसोफिला है, जिसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि ये बनता है एक सिनकाइशियम। इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है मगर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। तो ये इतने सारे न्यूक्लियस अलग अलग जगह पर खुद को प्लेस करते हैं और एक साइड कुछ पर्टिकुलर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं जिनको बोलते हैं बाइकॉइड, और दूसरे एंड पर एक अलग जीन एक्टिवेट रहता है जिसको हम बोलते हैं नैनोस। जिस एंड पर बाइकॉइड जीन होगा ऑब्वियसली वहां पर बाइकॉइड प्रोटीन ज्यादा होगा, और दूसरे एंड पर नैनोस जीन होगा तो इसके लिए नैनोस प्रोटीन ज्यादा एक्टिव रहेगा। अब बाइकॉइड प्रोटीन जहां पर प्रेजेंट है वहां पर बनता है ड्रोसोफिला का हेड, और जहां नैनोस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां बनता है ड्रोसोफिला का एब्डोमेन। एक ही सेल है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, फिर भी एक तरफ बन रहा है हेड, दूसरी तरफ बन रहा है एब्डोमेन। ऐसा क्यों है? इसे बोलते हैं सिनकाइशियल स्पेसिफिकेशन। एक ही सेल के अंदर आपस में एमआरएनए के इंटरेक्शंस की वजह से अलग अलग सेल्स की तरह ये स्पेसिफाई हो रहा है। दोस्तों इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2014 के CSIR नेट में। क्वेश्चन क्या था आइए देखते हैं। A two-celled embryo is made up of blastomeres A and B. If the two blastomeres are experimentally separated, the A blastomere generates all the cells it would normally make. However, the B blastomere in isolation makes only a small fraction of cells it would normally make. Based on the above observations only, which one of the following conclusions is correct? First, A blastomere is autonomously specified, while B blastomere is conditionally specified. A blastomere is conditionally specified, while B blastomere is autonomously specified. Option 3, descendants of A blastomere are autonomously specified. Option 4, descendants of B blastomere can either be autonomously specified or conditionally specified. आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। वापस चलते हैं अपने सी अर्चिन के डेवलपमेंट की तरफ। हम बात कर रहे थे माइक्रोमियर्स की, प्राइमरी माइक्रोमियर्स विच आर ऑटोनोमसली रेगुलेटेड। अगर इन माइक्रोमियर्स को हम अपनी पोजीशन से हटाकर
एक और पोजीशन पे रख दें, फॉर एग्जांपल अगर हम इनको एनिमल पोल की साइड रख दें, पहले ये वेजिटल पोल की साइड थी, इन्हें हमने एनिमल पोल की साइड रख दिया, तो ऑब्वियसली अब एनिमल पोल पर एंडोडर्म बननी शुरू हो जाएगी। पहले एनिमल पोल पर एक्टोडर्म बन रही थी, जैसा कि हमने अभी पीछे एक डायग्राम में देखा, लेकिन अब क्योंकि हमने माइक्रोमियर्स वहां पर रख दिए हैं, तो वहां पर एंडोडर्म बननी शुरू हो जाएगी। मतलब माइक्रोमियर्स खुद ऑटोनोमसली रेगुलेटेड हैं, ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड हैं, तो ऑब्वियसली वो एंडोडर्म बनाएंगे, लेकिन वो अपने साथ साथ आस पड़ोस की सेल्स को भी रेगुलेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली रेगुलेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं फिगर में कि इसमें एक खास तरह का इनवेजिनेशन शुरू हो चुका है। इन्वेजिनेशन के साथ साथ यहां पर आपको मिल रहा है एक रेड कलर की स्ट्रेच, ये है स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल डेवलप कौन कर रहा है? ऑब्वियसली प्राइमरी माइक्रोमियर्स। तो जो प्राइमरी माइक्रोमियर्स नीचे थे अब वो ऊपर भी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए दोनों ही एंड पर आपको स्केलेटल मसल्स दिख रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि माइक्रोमियर्स ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल सेक्रीट कर रही हैं जिसकी वजह से इसके नेबरिंग सेल्स भी इंड्यूस हो रहे हैं स्केलेटल मसल्स बनाने के लिए या फिर एंडोडर्म बनाने के लिए। ये मॉलिक्यूल है बीटा कैटेनिन। ये बीटा कैटेनिन सेक्रीट होता है प्राइमरी माइक्रोमियर्स से और ये रेगुलेट करता है नेबरिंग सेल्स को। नॉर्मल सी अर्चिन के डेवलपमेंट के टाइम पर ये बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होना शुरू होता है न्यूक्लियस के अंदर। जितने भी सेल्स हैं जिनको फाइनली एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाना है, उन सब में बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होता है और ये बीटा कैटेनिन फाइनली नेबरिंग सेल्स को भी इंड्यूस करता है। अगर हम इन माइक्रोमियर्स को अपने नॉर्मल एम्ब्रियो से अलग निकाल के रख दें तो भी ये माइक्रोमियर सेल्स स्केलेटोजेनिक सेल्स ही बनेंगी, स्केलेटल सेल्स ही बनेंगी, बिकॉज दे आर रेगुलेटेड फ्रॉम इनसाइड वाया बीटा कैटेनिन मॉलिक्यूल। दोस्तों इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, आइए डिस्कस करते हैं। Following statements with respect to development in sea urchin were put forth. The cell fates are determined both by autonomous and conditional modes of specification. Large micromeres are conditionally specified. Large micromeres produce paracrine and justacrine factors that specify the fates of their neighbors. Beta catenin is not required for the specification of micromeres. Which of the following options represent the combination of all correct statements? आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सी अर्चिन में स्पेसिफिकेशन 2 तरह का होता है, एक ऑटोनोमस और दूसरा कंडीशनल। ये बात बिल्कुल सही है और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि ज्यादातर ब्लास्टोमियर्स का स्पेसिफिकेशन सी अर्चिन के केस में कंडीशनल होता है, लेकिन प्राइमरी माइक्रोमियर्स का स्पेसिफिकेशन ऑटोनोमस होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है लार्ज माइक्रोमियर्स आर कंडीशनली स्पेसिफाइड। ये गलत है, लार्ज माइक्रोमियर्स आर ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। अभी हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा, लार्ज माइक्रोमियर्स प्रोड्यूस पैराक्राइन एंड जस्टाक्राइन फैक्टर्स दैट स्पेसिफाई द फेट्स ऑफ देयर नेबर्स। ये सही है, लार्ज माइक्रोमियर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं बीटा कैटेनिन जो नेबर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। थर्ड, फोर्थ, बीटा कैटेनिन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर्स। ये गलत है, बीटा कैटेनिन इज रिक्वायर्ड for the specification of micromeres. That means A and C options are correct. यहां पर B is the right answer. एक और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, अगर हम सी अर्चिन की सारी सेल्स को लिथियम क्लोराइड से ट्रीट करवा दें तो सी अर्चिन के ब्लास्टुला में जितने भी सेल्स हैं सब में बीटा कैटेनिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अगर हर एक सेल में बीटा कैटेनिन की एक्यूमुलेशन हो गई तो सारी ही सेल्स एंडोडर्म बनाना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, किसी तरह से अगर हम बीटा कैटेनिन की फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन को इनहिबिट कर दें, रोक दें, तो वो सेल्स जो नॉर्मली एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाने की कोशिश कर रही थी, अब वो भी एंडोडर्म और मेसोडर्म नहीं बना पाएंगी। मतलब बीटा कैटेनिन इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म सेल्स। दोस्तों जैसे ये ब्लास्टुला हैच होता है फर्टिलाइजेशन एनवेलप को ब्रेक करके, उसके बाद इस ब्लास्टुला की जो वेजिटल साइड है वो थिक होनी शुरू हो जाती है। यहां बन जाती है एक वेजिटल प्लेट, थिक वेजिटल प्लेट, जिसके ऊपर कुछ सेल्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। यही सेल्स थोड़े लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, थिन होते हैं और बनाते हैं फिलोपोडिया। इन सेल्स को हम प्राइमरी मेसेनकाइम भी बोलते हैं।
ये वही सेल्स हैं जो प्राइमरी माइक्रोमियर्स से डराइव हुए हैं और इनको हम स्केलेटोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि आगे चल के ये सेल्स स्केलेटल सेल्स ही बनाते हैं। तो दोस्तों, सी अर्चिन की डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।